नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS एकेडमी पर। और आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान बोर्ड परीक्षा 2024 को ध्यान में रखते हुए हमने जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की सीरीज स्टार्ट कर रखी है उसका आज हम 7वां वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। उनका सॉल्यूशन यहां पर हम देखने वाले हैं। विद्यार्थियों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा जारी ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग इस चैप्टर में से एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा, एक रिक्त स्थान वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा, साथ में एक निबंधात्मक प्रश्न भी पूछा जाएगा। जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो आधा अंक का होगा, रिक्त स्थान वाला प्रश्न है वो भी आधा अंक का होगा, और जो निबंधात्मक प्रश्न है वो 4 अंक का होगा। तो इस चैप्टर में से कुल मिलाकर 3 क्वेश्चन आएंगे जो कि 5 अंक के होंगे। हम आपको बता दें कि ये जो निबंधात्मक वाला प्रश्न होगा इसमें आपको ऑप्शन मिलेगा, अथवा वाला क्वेश्चन भी यहाँ पर मिलने वाला है, तो आपके थोड़ा सा इजी रहेगा, आसान रहेगा। अब मैं आपको ये बता दूं कि ये जो अथवा वाला प्रश्न है, जो निबंधात्मक वाला प्रश्न है, ये आपको 2+2 अंकों के रूप में मिल सकता है या 1+3 के फॉर्मेट में मिल सकता है। और यहाँ पर इसका एक जो भाग है वो आंकिक प्रश्न भी होगा। तो इसमें 2 नंबर का हो सकता है आंकिक प्रश्न हो सकता है 1 नंबर का आंकिक प्रश्न हो। तो 2 नंबर का आंकिक प्रश्न होने की प्रबल संभावना है। ओके, तो इसे आप इस तरीके से तैयार करें कि उसमें एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आपका तैयार हो जाए। विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले हम देखेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न, और पहला प्रश्न है प्रत्यावर्ती धारा I बराबर 200 sin ओमेगा t प्लस π/6 में विद्युत धारा की आवर्ती होगी। ये जो हमारे को धारा का फॉर्मूला दे रखा है, ये इसका स्टैंडर्ड रूप होता है I बराबर Im sin ओमेगा t प्लस फाई। तो यहां से यदि हम इनको कंपेयर करें तो हम ये पाते हैं कि धारा का शिखरमान आयाम जो कि 200 इकाई है, 200 एम्पियर है, ओमेगा जो कि टी का गुणांक है 60 पाई है, क्लियर, और जो फाई है वो यहाँ पर π/6 है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ओमेगा बराबर होता है 2πf और इसकी वैल्यू हमें 60 पाई दे रखी है। तो f बराबर आ जाएगा 60 पाई अपॉन 2 पाई, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, f बराबर आ जाएगा 30 हर्ट्ज। तो ये इसका सॉल्यूशन होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। 220 वोल्ट के प्रत्यावर्ती स्रोत में शिखर वोल्टेज है। देखिए, हमें यहाँ पर प्रत्यावर्ती वोल्टता दे रखी है 220 वोल्ट। ये जो प्रत्यावर्ती वोल्टता होती है एक्चुअल में वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान होता है। ये 220 वोल्ट हमें दे रखी है, इसका मतलब है कि ये VRMS मान है। VRMS मान हमें दे रखा है 220 वोल्ट। हमें शिखर वोल्टता पूछी है। मैं आपको क्लियर कर दूं कि हम ये जानते हैं, इस चैप्टर में हमने पढ़ा है VRMS बराबर VM बट्टे में √2। तो हमें यहां पर निकालना है VM। तो VM बराबर आ जाएगा VRMS इंटू √2। तो VRMS की जो वैल्यू है वो है 220 √2 1.414 और मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 311 वोल्ट हमें प्राप्त हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहां पर सही होने वाला है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ट्रांसफार्मर कार्य करता है, क्या यह स्वप्रेरण सिद्धांत पर काम करता है, अनोन्य प्रेरण सिद्धांत पर काम करता है, विद्युत जड़त्व के सिद्धांत पर काम करता है, या विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर काम करता है। तो अनोन्य प्रेरण के अंदर दो कुंडलियां होती है, जिसके एक सिरे के ऊपर, इसकी प्राथमिक कुंडली पर हम वोल्टता आरोपित करते हैं और द्वितीय कुंडली के सिरों पर वोल्टता प्राप्त करते हैं। तो ये जो ट्रांसफार्मर है वो अनोन्य प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शुद्ध प्रेरकीय परिपथ में शक्ति गुणांक का मान होता है। तो देखिए, शुद्ध प्रेरकीय परिपथ में शुद्ध प्रेरकीय परिपथ में वोल्टता और धारा के मध्य कलांतर, वोल्टता एवं धारा के मध्य कलांतर, ये जो कलांतर है ये होता है π/2 का, 90 डिग्री का इनके मध्य कलांतर होता है। अब जो शक्ति गुणांक है उसको हम लिखते हैं cos φ से। शक्ति गुणांक लिखा जाता है cos φ के द्वारा। तो शक्ति गुणांक होता है cos φ, वैल्यू पुट कर दीजिए cos 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 0। तो इसका आंसर आएगा 0। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एलसीआर परिपथ में धारा के महत्तम मान के लिए होता है, कि जो एलसीआर परिपथ है उसमें धारा के अधिकतम मान के लिए अक्स एल परिपथ में धारा मैक्सिमम के लिए प्रतिघात 0 होना चाहिए, प्रतिघात 0 होना चाहिए, अर्थात अक्स एल और अक्स सी दोनों बराबर होने चाहिए। और अक्स एल और अक्स सी तो ओमेगा एल और 1/ओमेगा सी भी दोनों बराबर होने चाहिए, क्योंकि जो अक्स एल है ये होता है ओमेगा एल के बराबर, अक्स सी है ये होता है 1/ओमेगा सी के बराबर। तो ओमेगा स्क्वेयर बराबर 1/L/C और ओमेगा बराबर आ गया 1/√L/C। तो ये हमारे पास में रिलेशन आ गया। तो हमें जो ऑप्शन में दे रखा है वो ये वाला रिलेशन दे रखा है, तो ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि प्रश्न 6 है, शुद्ध प्रतिरोधकीय परिपथ का शक्ति गुणांक होता है। शुद्ध प्रतिरोधकीय परिपथ में शुद्ध प्रतिरोधकीय परिपथ में वोल्टता एसी, वोल्टता एवं धारा के मध्य कलांतर एसी वोल्टता व धारा के मध्य कलांतर जिसको हम फाई से लिखते हैं 0 होता है। इनके मध्य कोई कलांतर नहीं होता। तो जो शक्ति गुणांक है, शक्ति गुणांक जिसको हम cos φ से पुट करते हैं, cos φ cos 0 डिग्री, cos 0 का मान होता है 1। तो ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी एलसीआर श्रेणी परिपथ के लिए अनुनाद की स्थिति में धारा तथा आरोपित वोल्टता के बीच कलांतर होता है। तो देखिए विद्यार्थियों, हम ये जानते हैं कि एलसीआर परिपथ के लिए हम एक रिलेशन जानते हैं फाई का, tan φ बराबर होता है
अक्स सी माइनस अक्स एल बट्टे में आर, ये हम जानते हैं। और एल सी आर अनुनाद की स्थिति में, एल सी आर अनुनाद की स्थिति में, एलसीआर अनुनाद की स्थिति में अक्स सी और अक्स एल दोनों बराबर होंगे, तो टेन फाई बराबर आ जाएगा हमारे पास में अक्स सी माइनस अक्स एल, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। तो टेन फाई बराबर आ गया हमारे पास में 0, ये शून्य आ गया, तो फाई बराबर हमारे पास में आ गया 0। अर्थात इनके मध्य जो कलांतर होता है वो 0 होता है, शून्य होता है। ऑप्शन डी यहां पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक एलसीआर श्रेणी परिपथ में अनुनादी आवर्ती पर परिपथ की प्रकृति होगी। परिपथ है वो किस भांति काम करेगा। तो देखिए एलसीआर अनुनादी परिपथ की स्थिति के अंदर कुछ जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूं, यहां पर क्लियर कर देता हूं कि अनुनाद की स्थिति में ऐसा क्या होता है। तो एक दो चीजें तो हमने यहां पर पहले से भी क्लियर कर ली है, एक दो चीजें और समझ लेते हैं। देखिए एलसीआर अनुनाद की स्थिति में यहां से एक छोटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए इससे जुड़े हुए जितने भी रिजल्ट हैं वो क्लियर कर लीजिए। देखिए एलसीआर अनुनाद की स्थिति में पहला जो तथ्य है वो यही है कि अक्स सी मतलब कुल जो प्रतिघात है वो 0 रहेगा। अक्स सी और अक्स एल, इसको हम अक्स एल माइनस अक्स सी, तो ये क्या रहता है, कुल प्रतिघात 0, अक्स सी और अक्स एल दोनों बराबर। यहां से ओमेगा एल और 1/ओमेगा सी को बराबर पुट करेंगे तो हमारे पास में ओमेगा का मान आ जाएगा 1/√LC। आवर्ती है एफ बराबर, क्योंकि ओमेगा की जगह हम 2πf रखेंगे तो रिलेशन आ जाएगा ये। अनुनाद की स्थिति में जो आवर्ती है 1/2π√LC के इक्वल आएगी। इसके अलावा कुछ रिलेशन और यहां पर हम देखेंगे कि जब अक्स एल और अक्स सी दोनों बराबर होते हैं तब जो प्रतिबाधा है, प्रतिबाधा की ओर लौटते हैं। प्रतिबाधा का फॉर्मूला होता है जेड बराबर अंडरूड में आर स्क्वेयर प्लस अक्स एल माइनस अक्स सी का होल स्क्वेयर, ये होता है। तो यहां पर अक्स सी और अक्स एल दोनों बराबर हैं तो हमारे पास में आ जाएगा आर स्क्वेयर का रूट, तो यहां से जेड बराबर आ जाएगा आर। जेड किसके बराबर आ जाएगा, अनुनाद की स्थिति में आर के बराबर आ जाएगा। अब यहां पर हम बात कर लेते हैं कलांतर, ये भी देख लीजिए। इन सभी को आपको ध्यान में रखना है कि छोटा क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। तो टेन इनवर्स अक्स एल माइनस अक्स सी बट्टे में आर, अभी हमने बताया अक्स सी और अक्स एल दोनों बराबर, तो फाई का मान यहां पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। क्लियर। अब देखिए मैं बात करता हूं यहां पर कि जो अनुनाद की स्थिति है उसमें आई एम बराबर वीएम बट्टे में जेड होता है। जेड यहां पर होगा मिनिमम, जेड यहां पर क्या होगा, मिनिमम होगा, न्यूनतम होगा। जेड यहां पर मिनिमम होता है और आर के इक्वल होता है, तो आई एम यहां पर अधिकतम होगा, धारा अधिकतम प्रवाहित होगी, जबकि प्रतिबाधा क्या होती है अनुनाद की स्थिति में, न्यूनतम होती है। तो ये सब कुछ रिलेशन भी आपको यहां पर ध्यान में रखने हैं। क्लियर। अब देखिए यहां पर अनुनाद की स्थिति के अंदर जो परिपथ है उसमें जो प्रतिबाधा है
वो केवल और केवल प्रतिरोध के बराबर होती है। प्रतिबाधा जो जेड है वो आर के बराबर होती है। तो जो परिपथ है वो प्रतिरोधकीय प्रकृति का होगा। प्रतिरोधकीय प्रकृति का यहाँ पर रेजिस्टेंस होने वाला है, प्रतिरोधीय होने वाला है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तप्त तार एमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान मापता है। इसको क्लियर कर लीजिए। अब देखिए यहां पर मैं आपको कुछ चीजें क्लियर कर देता हूं कि हमारे पास में डीसी एमीटर हम जानते हैं जो कि धारा का मापन करता है, और डीसी वोल्टमीटर, डीसी वोल्टमीटर तो ये डीसी वोल्टता को मापता है। ठीक है, तो ये तो मापन करता है, एमीटर तो मापन करेगा डीसी धारा, डीसी एमीटर मापन करेगा डीसी धारा का, डीसी वोल्टमीटर करेगा डीसी वोल्टता का, विभवांतर का मापन करेगा। ठीक है, और इनका जो सिद्धांत होता है तो ये विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होते हैं। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होते हैं। विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव है उस पर आधारित होते हैं। क्लियर? और ये भी विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पर ही आधारित होते हैं। ये धारा का औसत मान मापते हैं। ये दोनों ही क्या मापेंगे? औसत मान का मापन करते हैं। क्लियर? जो वोल्टता है ये भी उसका औसत मान ही मापते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहां पर मैं क्लियर कर देता हूं कि हमारे पास में है एसी एमीटर। एसी जो एमीटर है इसका नाम है तप्त तार एमीटर। इसका जो नाम है वो है तप्त तार एमीटर। ये एसी धारा को मापता है। किसको मापेगा? ये मापेगा एसी धारा, प्रत्यावर्ती धारा का मापन करेगा। जो प्रत्यावर्ती धारा का मापन करता है ये होता है वर्ग माध्य मूल मान, क्योंकि औसत मान तो प्रत्यावर्ती धारा का 0 होता है, तो वर्ग माध्य मूल मान का मापन करता है। मूल मान का मापन करता है। इसी प्रकार से एसी वोल्टमीटर होता है जिसको हम तप्त तार वोल्टमीटर भी कह सकते हैं। तप्त तार वोल्टमीटर, और ये भी वर्ग माध्य मूल मान ही मापता है। एसी वोल्टता तो वर्ग माध्य मूल मान मापा जाता है। ये दोनों ही जो उपकरण है ये विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर आधारित होते हैं। विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर आधारित होते हैं। इसको भी क्लियर कर लीजिए। तप्त तार एमीटर और तप्त तार वोल्टमीटर ये विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर आधारित होते हैं, जबकि डीसी एमीटर और वोल्टमीटर चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होते हैं। तो यहां पर ऑप्शन सी हमारे पास में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रत्यावर्ती धारा का आरएमएस मान आईआरएमएस और शिखर मान आईएम में संबंध है। दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? तो देखिए दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। आईआरएमएस बराबर हम जानते हैं आईएम बट्टे में √2 होता है। आईएम बट्टे में √2 होता है। तो हम यहां से जो √2 होता है विद्यार्थियों, इसकी वैल्यू होती है 0.707। तो ये इनके बीच में रिलेशन होता है। आप इस रिलेशन को ध्यान में रखें। हमारे को इस क्वेश्चन के अंदर इस फॉर्मेट में रिलेशन दे रखा है। तो यहां पर ऑप्शन ए यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि एल तथा आर क्रमशः प्रेरकत्व एवं प्रतिरोध है तो
आर का मात्रक होता है, आर का क्या मात्रक होगा, एल बाई आर का मात्रक क्या होगा। तो एल बाई आर का मात्रक देखें, एल बाई आर का मात्रक, तो देखो इसको हम आसान तरीके से बना लेते हैं। इसको मैं ओमेगा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है। तो ओमेगा इंटू एल, ओमेगा इंटू एल है, इसको हम अक्स एल से पुट कर देते हैं, अक्स एल से। तो अक्स एल का मात्रक होता है, अक्स एल का यहां पर जो मात्रक होता है वो होता है ओम। वो क्या होता है, ओम। और ओमेगा का मात्रक होता है 1/सेकंड, 1/सेकंड। फिर आर का मात्रक फिर से ओम, तो ओम से ओम तो कैंसिल हो जाएगा, और ये जो सेकंड है ये बट्टे से ऊपर चला जाएगा, तत्पश्चात इसका जो मात्रक है वो सेकंड आएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला जो हमारा प्रश्न आने वाला है इस चैप्टर में से वो आएगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान वाले कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर हम देखेंगे। प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान इसके शिखर मान का कितना गुणा होता है। तो अभी अभी हमने एक रिलेशन देखा, आई आर एम एस बराबर होता है आई एम बट्टे में √2। तो आप वर्ग माध्य मूल मान उसके शिखर मान का 1/√2 गुणा होता है, 1/√2 गुणा होता है, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं 0.707 गुणा होता है, या हम ये कह सकते हैं आई एम का 70.7% होता है, 70.7% होता है। सारी बातें एक जैसी है, क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक संपूर्ण चक्कर में प्रत्यावर्ती धारा का माध्य मान होता है, कि पूरे एक चक्कर में, तो प्रथम अर्ध चक्कर में, या हम ये कहें कि धनात्मक अर्ध चक्कर में, धनात्मक अर्ध चक्कर में पहले साइकिल के अंदर औसत जो मान होता है वो होता है 0.637 IM, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 IM बट्टे में पाई, बट्टे में पाई, इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। तो ये तो होता है प्लस में। फिर दूसरे आधे चक्कर के अंदर जो औसत मान होता है वो माइनस में 0.637 IM, ये हो जाएगा माइनस में 2 IM बट्टे में पाई। और कुल औसत मान, कुल औसत मान या कुल जो माध्य मान है वो क्या हो जाएगा, तो उसको हम लिख दें आई से, औसत मान याद करेंगे तो वो आ जाएगा 0, इनका औसत मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि की सहायता से प्रत्यावर्ती वोल्टता को कम या ज्यादा किया जा सकता है। तो एक ऐसा उपकरण जिसकी सहायता से हम प्रत्यावर्ती वोल्टता को कम या ज्यादा कर सकते हैं तो वो है ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर की सहायता से हम प्रत्यावर्ती वोल्टता को कम या ज्यादा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि शुद्ध प्रतिरोधकीय परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टता एवं धारा के मध्य कलांतर होता है। तो ये हमने पहले भी क्लियर कर लिया है कि शुद्ध प्रतिरोधकीय परिपथ में जो कलांतर है वो होता है 0। तो इनके मध्य जो कलांतर है वो 0 होता है। और हमने इससे पहले हमने कोस फाई शक्ति गुणांक निकाला था, तो कोस 0 का मान 1 हो गया था, शक्ति गुणांक 1 बताया था आपको, क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, शुद्ध धारितीय परिपथ में औसत शक्ति से कितना होता है। तो शुद्ध धारितीय परिपथ में औसत शक्ति से की वैल्यू है वो कितनी होती, तो देखिए औसत शक्ति से का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, औसत शक्ति क्षय। औसत शक्ति से को हम P बार से लिखते हैं VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाई, ये फॉर्मूला हमारे पास में होता है। तो देखिए
शुद्ध धारितीय परिपथ में, शुद्ध धारितीय, या आप यहां पर ले सकते हैं प्रेरकीय, प्रेरकीय परिपथ में। चाहे तो आप धारितीय परिपथ ले लीजिए, चाहे आप प्रेरकीय परिपथ में ले लीजिए। जो फाई का मान है प्रेरकीय परिपथ में प्लस में π/2 और धारितीय परिपथ में माइनस में π/2। तो यहां पर इसकी वैल्यू जब आप पुट करेंगे Vrms, Irms, cos π/2, cos π/2 का मान होता है 0। तो यहां पर जो औसत शक्ति से आएगा विद्यार्थियों वो आएगा 0। औसत शक्ति से कितना होता है? 0 होता है। तो यहां पर आ जाएगा 0। कैसे आया वो मैंने क्लियर कर ही दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एलसीआर अनुनादी परिपथ में प्रतिबाधा, ये हमने आपको पहले भी क्लियर कर दिया है कि जो प्रतिबाधा है, प्रतिबाधा एलसीआर अनुनादी परिपथ में जो जेड होता है, जेड बराबर अंडरूट में r² प्लस अक्स एल माइनस अक्स सी का होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है। तो यहां पर अक्स सी और अक्स एल दोनों बराबर होते हैं। तत्पश्चात r² का अंडरूट रह जाएगा, r रह जाएगा। तो जेड है उसकी वैल्यू r के बराबर होगी। और धारा, धारा की यदि मैं बात करूं तो धारा का जो मान होता है Im बराबर होता है Vm बट्टे में जेड और Vm बट्टे में r। या आप धारा को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, Irms बराबर Vrms। चलिए दोबारा पुट करता हूं मैं, Rms बट्टे में जेड, तो ये Vrms बट्टे में r। तो यहां पर जेड है, ये तो होता है न्यूनतम, जेड क्या होता है? न्यूनतम। और धारा होती है अधिकतम, धारा अधिकतम होती है। तो प्रतिबाधा है वो तो होगी अधिकतम, प्रतिबाधा अधिकतम होगी जबकि धारा न्यूनतम होगी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि डीसी परिपथ में धारितीय प्रतिघात तथा प्रेरकीय प्रतिघात होता है। तो धारितीय प्रतिघात और प्रेरकीय प्रतिघात, इनकी यहां पर हम चर्चा कर लेते हैं। इनको मैं यहां से हटा देता हूं क्योंकि इनके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। चलिए देख लेते हैं डीसी। डीसी वोल्टता स्रोत में, डीसी परिपथ में जो आवृत्ति होती है वो 0 होती है। आवृत्ति एफ की वैल्यू कितनी होती है? 0, क्योंकि इसमें धनात्मक ऋणात्मक वाला कोई प्रोसेस होता नहीं है। तो ओमेगा बराबर कितना हो जाएगा? 0। तो हम बात करते हैं धारितीय, धारितीय प्रतिघात। धारितीय प्रतिघात को हम अक्स सी से पुट करते हैं जो कि 1/ओमेगा c होता है। तो 1/0 ये तो आ जाएगा अनंत। तो धारितीय प्रतिघात तो होता है अनंत, धारितीय प्रतिघात तो कितना होता है? अनंत होता है। बात कर लेते हैं प्रेरकीय प्रतिघात की भी। तो जो प्रेरकीय प्रतिघात है विद्यार्थियों, उसको हम लिखते हैं अक्स एल से, जो कि ओमेगा एल के बराबर ही होता है। क्लियर? और ओमेगा का मान यहां पर 0 है तो इसका मान हो जाएगा 0। तो प्रेरकीय प्रतिघात 0 होगा। ठीक है? और धारितीय प्रतिघात अनंत होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एलसीआर परिपथ में अनुनादी अवस्था में धारा और वोल्टता में कलांतर होता है। तो सबसे पहले तो हमने ये भी चर्चा कर ली थी, एक बार फिर से देख लीजिए। एलसीआर परिपथ में जो फाई होता है वो होता है tan इनवर्स अक्स एल माइनस अक्स सी बट्टे में आर।
और अनुनाद की स्थिति में क्या हो जाएगा, अनुनाद की स्थिति में अक्स एल और अक्स सी दोनों बराबर हो जाएंगे। तो फाई बराबर आ गया टेन इनवर्स 0, और टेन इनवर्स 0 का मतलब टेन फाई बराबर 0, और फाई बराबर आ गया हमारे पास में 0। इसका मतलब है कि एलसीआर अनुनाद की स्थिति में वोल्टता तथा धारा के मध्य जो कलांतर होता है वो 0 होता है, शून्य होता है। तो यहां पर आएगा शून्य। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किसी प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान 10√2 एम्पीयर है तो धारा का वर्ग माध्य मूल मान क्या होगा। तो देखिए IRMS बराबर होता है IM बट्टे में √2। तो IM का जो मान है वो है 10√2 बट्टे में √2, तो ये तो आ जाएगा 10 एम्पियर। तो यहां पर आएगा 10 एम्पियर। अगला क्वेश्चन है प्रतिघात का मात्रक होता है। तो प्रतिघात एक तरीके का धारा के मार्ग में रुकावट बाधा ही होती है जिसका मात्रक ओम होता है। अक्स सी व अक्स एल का मात्रक ओम ही होता है, का दोनों का ही मात्रक क्या होगा, ओम ही होगा। क्लियर, तो क्लियर कर लेना आप यहां पर। आधे चक्कर में प्रत्यावर्ती धारा का जो औसत मान है वो हमने आपको क्लियर किया ही था, पहले भी क्लियर कर चुके हैं। प्लस में 0.637 IM होता है, प्लस 2 IM बट्टे में पाई होता है। क्लियर। अब देखिए धारतीय प्रतिघात का फॉर्मूला है, अगला जो पार्ट है वो है धारतीय प्रतिघात का फॉर्मूला है। तो अक्स सी बराबर 1/ω/c। और आपको ये पूछ लें कि प्रेरकीय प्रतिघात का फॉर्मूला है, तो ये भी अब तक इस वीडियो में कई बार आ चुका है, पता होना भी चाहिए। तो देखिए यहां से इस चैप्टर में से छोटे छोटे जो क्वेश्चन है वो बाहर निकलेंगे, तो वो आप सबको पता होना चाहिए। मैंने आपको इस वीडियो के शुरू में ही क्लियर कर दिया था कि यहां से एक निबंधात्मक प्रश्न पूछा जाएगा, और वो जो निबंधात्मक प्रश्न है वो पूछे जाने की संभावना है 2+2 के फॉर्मेट में, 2+2 के फॉर्मेट में, 2+2 बराबर 4, या पूछा जा सकता है 1+3 बराबर 4। क्लियर। तो देखिए यहां से जो हमारे पास में न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो देखिए कि एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वोल्टता V बराबर 50 sin 314t तथा धारा 10 sin 314t प्लस π/4 एम्पियर है। तो ज्ञात कीजिए वाटहीन धारा कितनी होगी और वर्ग माध्य मूल वोल्टता क्या होगी। देखिए विद्यार्थियों यहां पर सबसे पहले हम ए ऑप्शन में दे रखा है हमें वाटहीन धारा, वाटहीन धारा। तो जो वाटहीन धारा है इसको हम पुट करते हैं IRMS साइन फाई से, IRMS साइन फाई से पुट करते हैं, IRMS साइन फाई। तो देखिए IRMS साइन फाई है वो कितना है देख लेंगे। तो IRMS सबसे पहले तो हमें IRMS की ही वैल्यू ज्ञात करनी पड़ेगी। तो IRMS होता है IM बट्टे में √2। तो IM में ये वाली जो वैल्यू होती है ये है IM, तो 10 है, 10 बट्टे में √2। ठीक है। तो यहां पर जो फाई है वोल्टता तथा धारा के बीच में कलांतर वो भी देख लीजिए। तो फाई बराबर यहाँ पर वोल्टता का कलाकोण और धारा का जो कलाकोण है इनका जो अंतर है वो यहाँ पर है π/4। तो वैल्यू पुट कर देते हैं। IRMS का मान है 10√2 साइन π/4, π/4 का मतलब हो गया है 45 डिग्री, और साइन 45 डिग्री का जो मान होता है
वो 1/√2 होता है। तो 10√2 इंटू 1/√2, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 5 एम्पियर। कितना आ गया? 5 एम्पियर हमें प्राप्त हो गया है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे यहाँ पर बी पार्ट है वर्ग माध्य मूल वोल्टता। वर्ग माध्य मूल वोल्टता। तो वर्ग माध्य मूल जो वोल्टता है वो देखेंगे कितनी है। इसको हम Vrms से पुट करेंगे, जो कि Vm/√2 होता है। तो Vm का जो मान है वो हमारे को दे रखा है 50। तो 50√2, और √2 का मान होता है 0.707। तो यहां से आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 25√2 वोल्ट। इस फॉर्म में भी पुट कर सकते हैं। क्लियर? देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि किसी एलसीआर प्रत्यावर्ती परिपथ में R बराबर 10 ओम, XL बराबर 100 ओम, XC बराबर 100 ओम, तो परिपथ की प्रतिबाधा का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए प्रतिबाधा बराबर हम क्या जानते हैं? प्रतिबाधा Z बराबर हम जानते हैं अंडरूड में R² प्लस अक्स L माइनस अक्स C का होल स्क्वायर। ये हम रिलेशन जानते हैं, और यहां पर इन सब की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो Z R का जो मान है वो है 10, तो 10 का स्क्वायर प्लस अक्स L 100 माइनस अक्स C, तो 10 का स्क्वायर यहाँ पर 100 हो गया है, प्लस 100 माइनस 100 ये 0 हो गया। 100 का अंडरूट करेंगे तो वापस 10 आ जाएगा। क्लियर? तो ये हमारे पास में जेड की वैल्यू आ चुकी है। यहाँ पर हमें जेड का ही मान पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एलसीआर श्रेणी परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टता और धारा के मान निम्न है। वोल्टेज हमें दे रखा है 210 साइन 200t, और I का मान दे रखा है 7 साइन 200t माइनस पाई/3। तो परिपथ में निम्न की वैल्यू ज्ञात करनी है, प्रतिबाधा और प्रत्यावर्ती धारा की आवर्ती। ये दो चीजें हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। दो चीजें हमें यहाँ पर पूछी भी गई है। तो देखिए हमें यहाँ पर क्या क्या दे रखा है। Vm के फॉर्मूले V के फॉर्मूले से हम यहाँ पर बता देंगे कि जो Vm है वो हमारे पास में है 210 वोल्ट, ठीक है। और ओमेगा का जो मान है वो हमें दे रखा है 200 रेडियन पर सेकंड। Im का जो मान है वो हमें दे रखा है 7 एम्पियर। तो यहां से सबसे पहले हम ए ऑप्शन देख लेते हैं। तो ए ऑप्शन के अंदर हमें यहाँ पर पूछा गया है प्रतिबाधा। तो जो प्रतिबाधा है उसको हम जेड से पुट करते हैं। प्रतिबाधा को हम जेड से लिखते हैं, और जेड बराबर वोल्टता Vm बट्टे में धारा Im। तो यहां से Vm की जो वैल्यू है वो है 210, Im का जो मान है वो है 7, जेड का मान हमारे पास में आ जाएगा 30 ओम। 30 ओम। बी यहां पर ध्यान दें, बी की जो वैल्यू है उसमें यहां पर पूछा प्रत्यावर्ती धारा की आवर्ती। तो ओमेगा हमें यहां पर दे रखा है 200 रेडियन पर सेकंड। ओमेगा बराबर हम जानते हैं 2 पाई एफ, और एफ बराबर आ जाएगा 200 बट्टे में 2 पाई, 100 बट्टे में पाई। और यहां से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो एफ की जो वैल्यू है वो 31.8 हर्ट्ज हमें प्राप्त हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि 200 मिली हेनरी का एक शुद्ध प्रेरक
220 वोल्ट के एक स्रोत से जुड़ा है। यदि स्रोत की आवृत्ति 50 हर्ट्ज हो तो प्रेरक का प्रेरकीय प्रतिघात क्या होगा? तो देखिए यहां पर हमें दे रखा है एल का जो मान है वो दे रखा है 200 मिली हेनरी। तो इसको हम 200 गुणा 10 की घात -3 हेनरी पुट कर सकते हैं। Vrms हमें यहां पर दे रखा है 220 वोल्ट। इसके साथ में जो आवृत्ति है वो हमें दे रखी है 50 हर्ट्ज। क्लियर? हमें यहां पर पूछा है प्रेरकीय प्रतिघात। प्रेरकीय प्रतिघात यहां पर हमें पूछा गया है। प्रेरकीय प्रतिघात को अक्सेल से पुट करते हैं, ये हमें ज्ञात करना है। तो अक्सेल बराबर होता है ओमेगा एल। तो ओमेगा है वो होता है 2 पाई एफ। तो इन सब की वैल्यू यहां पर हम पुट कर देते हैं। 2 पाई का जो मान है 3.14, एफ का जो मान है वो है 50, एल का जो मान है वो है 200 गुणा 10 की घात -3। तो यहां से आप ध्यान देंगे इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो 6.28। यहां से इन दोनों को हम गुणा करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 10,000 गुणा 10 की घात -3। तो ये आ गया हमारे पास में 62.8 ओम। कैलकुलेट कीजिए तो 62.8 ओम प्राप्त हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में आरोपित वोल्टता 220 वोल्ट है, आर 6 ओम है, एक्सएल 8 ओम है, तो शक्ति गुणांक का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमें क्या क्या दे रखा है। Vrms हमें यहां पर दे रखा है 220 वोल्ट, 220 वोल्ट। आर हमें यहां पर दे रखा है 6 ओम और एक्सएल हमें यहां पर दे रखा है 8 ओम। शक्ति गुणांक यहां पर पूछा है। शक्ति गुणांक यहां पर हमें पूछा गया है जो कि कोस फाई होता है। इसकी वैल्यू हमें यहां पर ज्ञात करनी है। विद्यार्थियों मैं आपको क्लियर कर दूं कि कोस फाई बराबर होता है आर बट्टे में जेड। आर बट्टे में जेड भी जो आपके पास में एलसीआर परिपथ है उसके अंदर आप देख सकते हैं। और यहां पर हम जेड ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम क्या ज्ञात कर लेते हैं, जेड ज्ञात कर लेंगे। प्रतिबाधा यहां पर जो परिपथ है वो आर एल परिपथ है। तो देखिए जेड बराबर होता है आर स्क्वेयर प्लस अक्स एल माइनस अक्स सी का होल स्क्वेयर का अंडर। तो यहां से जेड बराबर आर स्क्वेयर प्लस अक्स एल का स्क्वेयर यही बचता है। आर का जो मान है वो है हमारे पास में 6, तो 6 का स्क्वायर। एक्सएल का जो मान है वो है 8, तो 8 का स्क्वायर का रूट। तो 36 प्लस 64, 36 प्लस 64 यहां से हो जाएगा 100 और 100 का जो अंडरूट है वो हो जाएगा 10 ओम। तो जेड का मान आ चुका है 10। आर का मान हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखा है 6, तो 6 बट्टे में 10, 0.6 हमारे पास में इसका आंसर आ जाएगा। 0.6 इसका आंसर होगा। क्लियर? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में विद्युत विभव और धारा क्रमशः V बराबर 20 साइन 300 टी वोल्ट और I बराबर साइन 300 टी प्लस π/6 एम्पियर है। तो गणना कीजिए, शक्ति गुणांक निकालिए, आवर्ती निकालिए, वर्ग माध्य मूल धारा निकालिए, परिपथ की प्रतिबाधा भी आपको ज्ञात करनी है। तो एक एक करके हमें बहुत सारी राशियां यहां पर फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले तो हमें यहां पर पूछा गया है शक्ति गुणांक। शक्ति गुणांक, तो देखिए जो शक्ति गुणांक है वो आप देखेंगे कोस फाई से लिखा जाता है और कोस यहां पर फाई है वो π/6 है। π/6 मतलब
30 डिग्री। तो कोस 30 डिग्री का जो मान है वो हमारे पास में होता है √3/2, √3/2। दूसरे पार्ट में हमें यहां पर पूछा है आवर्ती। तो देखिए यहां पर जो कोणीय आवर्ती ओमेगा टी, ये तो है 300। ओमेगा का मान तो कितना है? 300 रेडियन प्रति सेकंड, 300 रेडियन प्रति सेकंड। बात कर लेते हैं एफ की, तो एफ बराबर होता है ओमेगा बट्टे में 2 पाई। तो ओमेगा का जो मान है वो हमें यहां पर दे रखा है ओमेगा की जो वैल्यू है वो हमें यहां पर दे रखी है 300। तो 300 बट्टे में 2 गुणा 3.14, कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास में यहां से इसकी जो वैल्यू है वो प्राप्त हो जाएगी 47.77 हर्ट्ज। क्लियर। तीसरा जो क्वेश्चन है, तीसरा जो पार्ट है, वर्ग माध्य मूल मान धारा IRMS पूछा है, जो कि IM बट्टे में √2 के बराबर होता। IM यहां पर देखिए I की जो वैल्यू है यहां पर 1 दिख रहा है, तो 1 बट्टे में √2, ये हो जाएगा 0.707 एम्पियर, क्योंकि IM का जो मान है वो 1 है। चौथा जो पार्ट हमें पूछा है, परिपथ की प्रतिबाधा, प्रतिबाधा को हम Z से लिखते हैं, प्रतिबाधा को Z से लिखते हैं। तो देखो इसको आप 2-3 तरीके से पुट कर सकते हैं, VRMS बट्टे में IRMS और VM बट्टे में IM। यहां से हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो VM का जो मान है वो है 20, IM का जो मान है वो 1, तो 20 ओम इसका आंसर आ जाएगा। विद्यार्थियों, हमने बहुत सारे अलग अलग प्रकार के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस यहाँ पर देखे हैं, समझे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारे पास में अभी भी एक टाइप का न्यूमेरिकल क्वेश्चन अभी हमने कवर नहीं किया है। वो जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो ट्रांसफार्मर पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। और देखिए विद्यार्थियों, जो ट्रांसफार्मर पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उस पर भी हमारे को क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वो हमने थोड़ा सम्मिलित नहीं किया था, वो मैंने बाद में देखा था कि ये जो प्रश्न है ये बोर्ड द्वारा जारी जो मॉडल प्रश्न पत्र है उसमें भी सम्मिलित है, उसमें भी मौजूद है। देखिए जो प्रश्न है वो क्या है, प्रश्न है वो ये था, चलिए मैं आपको बता देता हूं वही प्रश्न। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वो जो न्यूमेरिकल प्रश्न था वो ये था कि एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर है, 220 वोल्ट को 1100 वोल्ट में परिवर्तित करता है। तो प्रारंभिक जो वोल्टता है वो हमें दे रखी है 220 वोल्ट, और अंतिम जो वोल्टता है वो हमें यहां पर दे रखी है 1100 वोल्ट। ठीक है, परिवर्तित करता है। यदि उसकी द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या NS, द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या 800, तो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कितनी होगी, ये हमें पूछा था। तो देखिए विद्यार्थियों, एक ऐसा रिलेशन जो फेरों की संख्या और वोल्टता के बीच में हो, ऐसा हमारे पास में जो है फॉर्मूला है वो लगेगा। तो वैसे तो हमने इस क्वेश्चन को जो मॉडल प्रश्न पत्र था उसके सॉल्यूशन में भी बता दिया था, लेकिन यहां पर भी मैं क्लियर कर देता हूं। ES बट्टे में ES की बजाय हम यहां पर VS ले लेते हैं। तो VS बट्टे में VP बराबर होता है NS बट्टे में NP। ठीक है, क्योंकि वोल्टता बढ़ रही है तो फेरों की संख्या भी यहां पर इंक्रीज होगी। तो NS इंटू VP बट्टे में VS, वैल्यू पुट कर दीजिए। NS का मान हमारे पास में है 800, VP का मान है 220 और VS का मान हमारे पास में है
1100। तो यहां से आप देखेंगे 1 0 से 1 0, फिर 1 0 से 1 0, 11 का इसमें 2 बार 160 ही कैसे है? हमारी कैलकुलेशन फिर गलत है। कैलकुलेशन गलत नहीं है, हमारे को प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या पूछी तो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या होगी कम, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या होगी अधिक। तो ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान में रखना है, ये वाला फॉर्मूला भी आपको ध्यान में रखना है। विद्यार्थियों, एक 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो वो जो क्वेश्चन है वो क्या हो सकता है, मैं जो आपको बता रहा हूं उनमें से पूछे जाने की प्रबल संभावना है कि प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान का क्या तात्पर्य है। वर्ग माध्य मूल मान के लिए व्यंजक भी प्राप्त करना पड़ सकता है। तो IRMS बराबर IM बट्टे में √2 वाला डेरिवेशन यहां पर करना होगा। एक देखिए, हमने शुद्ध प्रेरकत्व या शुद्ध धारिता या शुद्ध प्रतिरोध के लिए हमने प्रत्यावर्ती परिपथों का विश्लेषण कर रखा है। तो उनमें प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान, शिखर मान, वोल्टा धारा में कलांतर, फेजर ग्राफ करवा रखे हैं। तो वो तीनों ही डेरिवेशन आपको याद करने हैं, समझने। तो देखो विद्यार्थियों, यहाँ पर ये भी काफी महत्वपूर्ण है, इनमें से एक पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो इन तीनों को आप ध्यान में रखेंगे, क्लियर करके रखेंगे। वैसे मैं आपको बता दूं कि इनमें से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 2 क्वेश्चन न्यूमेरिकल होंगे या 2 क्वेश्चन ऐसे डेरिवेशन टाइप के होंगे, तो पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो ट्रांसफार्मर क्या है, इसकी रचना, सिद्धांत और क्रियाविधि को समझाइए। इसमें ऊर्जा क्षय के कारण लिखते हुए उनको दूर करने के उपाय भी आपको पूछे जा सकते हैं। अनुनादी परिपथ क्या होता है, LCR अनुनादी परिपथ के लिए आवश्यक प्रतिबंध लिखिए। अनुनादी आवृत्ति का व्यंजक स्थापित कीजिए। इस स्थिति में प्रतिघात और कलांतर क्या होता है। ये क्वेश्चन तो मैंने आज इसी वीडियो के अंदर ही इसका सॉल्यूशन करवा दिया है विद्यार्थियों, ठीक है। और इसमें जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो मैंने आपको क्लियर करवा दिए हैं, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये जो चैप्टर है इसके सभी जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो अच्छे से समझ में आए होंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम विद्युत चुंबकीय तरंगों से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आएंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।